बहुत पुराने जमाने में इंडिया में औरतों को अजीब तरीकों से देखा जाता था। कुछ को देवियों की तरह देखा जाता था, पावरफुल, डिवाइन, जैसे दुर्गा माँ जिनकी कई भुजाएं हैं जो राक्षसों से लड़ती हैं, या सरस्वती माँ जो ज्ञान की देवी हैं, शांत और समझदार। लेकिन ये इज्जत एक कॉम्प्लिकेटेड चीज थी, एक नाजुक सी ढाल। ये उन नियमों के साथ थी जो ज्यादातर मर्थियों ने मर्थियों के लिए बनाए थे। ये नियम अक्सर औरत की जगह उसकी कीमत तय करते थे। उसकी थ्योनियां अक्सर छोटी होती थी, परंपरा की मजबूत त्योहारों में कैद थे। तब भी कुछ औरतें थीं जो अपनी रोशनी से चमकती थीं। नाम जैसे गार्गी वाचकनवी, जिन्होंने बड़े ज्ञानियों से सवाल किए, और मैत्रेयी, जिन्होंने सच्चाई खोजी, सिर्फ थ्योनियावी चीजें नहीं। ये औरतें एक बड़े अंधेरे आसमान में कुछ रेयर सितारों की तरह थीं। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि स्पिरिट को हमेशा दबाया नहीं जा सकता, लेकिन ज्यादातर के लिए जिंदगी दूसरों की लिखी हुई स्क्रिप्ट थी। उनके कर्तव्य साफ थे, घर, परिवार, आज्ञा मानना। उनकी इच्छाएं, उनके सपने अक्सर अनकहे, अनसुने रह जाते थे। फिर आया मध्य युग, बड़े बठिलावों का समय। नए शासक आए, अपने साथ नए रीति रिवाज, नए डर लाए। कई औरतों की जिंदगी और मुश्किल और रिस्ट्रिक्टेड हो गई। परथिया जैसी प्रथाएं, घूंघट पूरे देश में फैल गईं। इसका मकसद हिफाजत करना था, लेकिन इसने औरतों को छुपा भी दिया। बाल विवाह आम हो गया, छोटी बच्चियां त्योलहने बन गईं। उनके बचपन छिन गए, उनके भविष्य बहुत जल्द ही तय हो गए। उनके घरों के बाहर की थ्योनियां एक थ्योर, अनजानी जगह बन गई। तो इंडिया में औरतों की कहानी इन कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ शुरू हुई। एक ऐसी धरती जो नारी शक्ति, महान शक्ति की पूजा करती थी। फिर भी एक ऐसी धरती जहां बेटियों का स्वागत अक्सर बेटों से कम होता था, जहां औरत की इज्जत एक भारी बोझ थी जिसे ढोना पड़ता था, जहां उसकी जिंदगी चुप्पी और कर्तव्य का रास्ता थी। ये अतीत आज भी हवा में सांस लेता है, एक हल्की खुशबू की तरह। ये आज को शक्ल देता है, भले ही औरतें नई कहानियां लिखने की कोशिश कर रही हों। इस शुरुआत को समझना आगे के सफर को देखने के लिए की है। 19वीं सदी आई अपने साथ नए विचारों की हवाएं लेकर। कुछ मर्थियों ने और कुछ बहादुर औरतों ने आसपास देखना शुरू किया। उन्होंने वो साये देखे जिनमें कई औरतें अपनी जिंदगी जी रही थीं। उन्होंने उन रिवाजों का दर्द महसूस किया जो बेरहम हो गए थे। राजा राम मोहन रॉय एक ऐसी ही आवाज थे। उन्होंने जोर से अपनी बात रखी। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, जिसमें विधवाओं को उनके पति की चिता पर जला दिया जाता था। ये एक भयानक प्रथा थी, कई लोगों के लिए एक सच बना बुरा सपना। उन्होंने तर्क, थेया और बीठेलाव के लिए बहस की। सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लंबी और मुश्किल थी। ये एक ऐसी परंपरा थी जो तथाकथित धार्मिक कर्तव्य की परतों में लिपटी हुई थी। कई लोगों ने बीठेलाव का विरोध किया। उन्हें डर था कि इससे भगवान नाराज हो जाएंगे। लेकिन सुधारकों ने ब्रिटिश सपोर्ट के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। 1829 में एक कानून पास हुआ, सती प्रथा खत्म कर दी गई। ये एक बहुत अंधेरे कमरे में रोशनी की एक छोटी सी किरण थी। इससे पता चला कि बीठेलाव मुमकिन है, पुरानी मान्यताओं के खिलाफ भी। ये इंसानियत की जीत थी, सम्मान की ओर एक कदम। एक और साया था विधवाओं की जिंदगी। ये बहुत कठोर थी। उन्हें अक्सर अपने पति की मौत के लिए दोषी ठहराया जाता था, अनलकी। उन्हें साथिया जीवन जीना पड़ता था, बिना खुशी के, बिना रंगों के। ज्यादातर के लिए दोबारा शादी करना मना था, एक अकेलेपन की जिंदगी। ईश्वर चंथेर विथेया सागर, एक और सुधारक, ने उनका त्याग महसूस किया। उन्होंने पुराने ग्रंथों का इस्तेमाल करके ये तर्क दिया कि विधवाएं दोबारा शादी कर सकती हैं। उन्होंने जिंदगी में दूसरे मौके के उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी कोशिशों से 1856 में विडो रिमैरिज एक्ट बना। ये शुरुआती सुधारक बीज बोने वाले मालियों की तरह थे। उन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए काम किया, जो बचपन का चोर था। उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूलों के दरवाजे खोलने की कोशिश की। सावित्रीबाई फुले जैसे लोगों ने लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किए। उन्हें अपमान सहना पड़ा, पत्थर फेंके गए, लेकिन वो रुकी नहीं। ये पहली हलचलें थीं, एक नई सुबह के शुरुआती संकेत। इंडिया में औरतों के अधिकारों की लड़ाई सचमुच शुरू हो चुकी थी। ये चिंगारियां बाद में एक बड़ी मजबूत लॉ बन गईं। जैसे जैसे 20वीं सदी आगे बढ़ी, औरतें संगठित होने लगीं। उन्होंने अपनी आवाज ढूंढनी शुरू की, अपने लिए बोलना शुरू किया। उन्होंने ग्रुप बनाए, पहले छोटे, फिर मजबूत होते गए। सरोजिनी नायडू जैसी औरतें, जो कवयित्री थीं, नेता बनी।
एनी बेसेंट जो थियोरथीश से आई थीं, उन्होंने भी इंडिया के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने देखा कि इंडिया की आजादी का मतलब औरतों की आजादी भी होना चाहिए। वे समझ गईं कि सच्चे बीठेलाव के लिए पॉलिटिकल राइट्स जरूरी थे। कानून बनाने में एक आवाज, तीश कैसे चलाया जाए, इसमें अपनी बात कहने का हेतु, वोट देने के अधिकार की मांग, सफरेज की मांग और तेज हो गई। ये कोई आसानी से मिला तोहफा नहीं था, इसे जीतना पड़ा। औरतें डेलीगेशंस में ब्रिटिश अधिकारियों से बात करने गईं। उन्होंने पिटिशंस लिखी, मीटिंग्स की, अपनी बात रखी। उन्होंने तर्क दिया कि औरतें भी नागरिक हैं, सिर्फ प्रजा नहीं। उन्होंने दूसरे देशों की औरतों की मिसाल दी जिन्हें वोट का अधिकार मिल रहा था। ये सफर धीमा था, कई निराशाओं से भरा हुआ, लेकिन उनका इरादा नहीं डगमगाया, उनका स्पिरिट मजबूत रहा। शुरू में जब वोटिंग राइट्स दिए गए तो वे लिमिटेड थे। सभी औरतें वोट नहीं दे सकती थीं, सिर्फ वही जिनके पास प्रॉपर्टी थी या जिनके पास एक खास लेवल की एजुकेशन थी। इसका मतलब था कि कई गरीब औरतें, कई गांव की औरतें पीछे छूट गईं। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के लिए संघर्ष जारी रहा। हर वयस्क के लिए एक वोट, मर्द हो या औरत, अमीर हो या गरीब, ये बराबरी का सपना था, सच्चे डेमोक्रेसी का सपना। आजादी के आंदोलन के नेताओं ने इस विचार का समर्थन किया। जब इंडिया आखिरकार 1947 में आजाद हुआ तो एक नया अध्याय शुरू हुआ। इंडिया का संविधान लिखा गया, उम्मीदियों की एक किताब, और उस किताब में सभी लोगों से एक वाथिया किया गया, बराबरी का वाथिया, न्याय का वाथिया। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज दिया गया। हर वयस्क औरत को वोट का अधिकार मिला। ये एक बहुत बड़ा केटीएम था, बहुत अहमियत का पल। कम से कम कागज पर तो औरतें अब तीश बनाने में बराबर की भागीदार थीं। उनकी आवाजें अब सत्ता के गलियारों में सुनी जा सकती थीं। संविधान औरतों के अधिकारों का आधार बन गया। इसमें साफ लिखा था, सेक्स के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। आर्टिकल 4 ने कानून के सामने सबके लिए बराबरी का वाथिया किया। आर्टिकल 15 ने स्टेट को किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव करने से रोका। इसमें रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के आधार पर भेदभाव शामिल था। ये शब्द पावरफुल थे। ये एक नई शुरुआत थे। उन्होंने अनफेयर ट्रीटमेंट के खिलाफ एक लीगल शील्ड दी, एक ऐसी नींव जिस पर दूसरे कानून बनाए जा सकते थे। सालों से औरतों के लिए कई स्पेसिफिक लॉज बनाए गए। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आया। डाउरी यानी लड़के वालों को दिया जाने वाला पैसा या तोहफे, ये एक भयानक बोझ बन गया था, हिंसा का कारण। कई नई दुल्हनें डाउरी की वजह से परेशान हुई, यहाँ तक कि मर भी गईं। कानून ने इस प्रैक्टिस को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये मुश्किल था। लालच एक मजबूत दुश्मन है और रीति रिवाज मुश्किल से जाते हैं। डाउरी के खिलाफ लड़ाई आज भी कई घरों में जारी है। फिर 2005 में एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून पास हुआ, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इस कानून ने माना कि घर भी अनसेफ जगहें हो सकती हैं। इसने समझा कि वायलेंस सिर्फ फिजिकल हिटिंग नहीं है, इसमें इमोशनल अब्यूज, इकोनॉमिक कंट्रोल, वर्बल इंसल्ट्स शामिल थे। इसने औरतों को प्रोटेक्शन मांगने, सेफ्टी पाने का एक तरीका दिया। इसने घरों को शांति की जगह बनाने की कोशिश की, डर की नहीं। इम्प्लीमेंटेशन अब भी एक चैलेंज है, लेकिन कानून एक हथियार है। दूसरे लॉज भी आए, हर एक आगे की ओर एक छोटा केस है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट औरतों को चाइल्ड बर्थ के लिए पेड लीव देता है। इससे उन्हें अपने न्यूबॉर्न्स की देखभाल करने में एम्तियत मिलती है, बिना अपनी जॉब खोए। द सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट ऑफ 2013, ये लॉ ऑफिसेज और फैक्ट्रीज को औरतों के लिए सेफर बनाने की कोशिश करता है। ये कहता है कि अनवांटेड सेक्सुअल एडवांसेस गलत हैं और पनिशेबल हैं। ये लॉज दिखाते हैं कि सोसाइटी धीरे धीरे औरतों की जरूरतों को पहचान रहा है। लेकिन लॉज सिर्फ कागज पर लिखे शब्द हैं, अगर उनका सही से पालन ना हो। सेक्शन 5, दहलीज के पार, समाज का धीमा बठेलाव। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे समाज में चीजें बठलने लगीं। औरतें अपनी ट्रेडिशनल रोल से बाहर निकलने लगीं। वे अब सिर्फ मदर्स, वाइव्स, डॉटर्स नहीं थीं, जो छुपी रहती थीं। उन्होंने उन प्रोफेशंस में जाना शुरू किया जहां पहले सिर्फ मर्थियों का थेप-थेबा था। वे डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर्स भी बनी। यूनिफॉर्म में या कोर्टरूम में किसी औरत को देखना अब कम रेयर हो गया। ये एक खामोश रेवोल्यूशन थी जो एक एक औरत के साथ हो रही थी। घर के बाहर हर कथम पुरानी त्योहारों में एक थेरार थी।
फैमिली स्ट्रक्चर्स भी बिठेलने लगे, हालांकि हर जगह नहीं। ज्याथिया लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहने लगे, बस पेरेंट्स और बच्चे। इससे कभी कभी औरतों को डिसीजंस में थोड़ी ज्याथिया बात कहने का मौका मिला। बड़े जॉइंट फैमिलीज में अक्सर बड़ी उम्र की औरतों के हाथ में पावर होती थी, लेकिन नई तिउल्हनों की आवाज कम होती थी, फ्रीडम भी कम। बदलाव पूरा नहीं हुआ है। कई अब भी स्ट्रिक्ट फैमिली कंट्रोल में रहती हैं। परंपरा का खिंचाव अब भी मजबूत है, एक इनविजिबल थ्रेड की तरह। लेकिन औरत की जगह के बारे में कॉन्वर्सेशंस भी फैल रही हैं। अब हम पब्लिक लाइफ में ज्यादा औरतों को देखते हैं, ये अच्छा है। पॉलिटिक्स में हालांकि अभी भी बहुत कम है, उनकी आवाजें सुनी जाती हैं। स्पोर्ट्स में वे मेडल्स जीतती हैं, देश को प्राउड महसूस कराती हैं। आर्ट्स और सिनेमा में वे नई कहानियां सुनाती हैं, नए पर्सपेक्टिव्स दिखाती हैं। ये औरतें छोटी लड़कियों के लिए रोल मॉडल्स बनती हैं। वे उन्हें दिखाती हैं कि दूसरे रास्ते भी मुमकिन हैं, दूसरे ड्रीम्स भी रियल हो सकते हैं। उनकी विजिबिलिटी औरतों के क्या कर सकती है, इस बारे में पुराने आइडियाज को चैलेंज करने में एम्प्टीएट करती है। लेकिन ट्रू रिप्रेजेंटेशन, इक्वल नंबर्स अभी भी एक थ्योर का गोल है। फिर भी पैट्रियार्की का साया अब भी इंडिया पर मंडरा रहा है। गैप 2S ये एक ऐसा सिस्टम है जहां ज्यादातर पावर मर्दियों के हाथ में होती है। ये सिस्टम पुराना है, इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी हैं। ये फुसफुसाता है कि बेटे बेटियों से ज्यादा वैल्यूबल हैं। ये औरतों की चॉइसेस, उनके बॉडीज, उनके मूवमेंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सारी प्रोग्रेस के बावजूद ये साया कई जिंदगियों को अंधकारमय कर देता है। लड़कियों को अब भी अबॉर्ट कर दिया जाता है क्योंकि वे लड़कियां हैं। औरतों को अब भी रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है कि वे कहां जा सकती हैं, किससे मिल सकती हैं। सेक्शन 6 आजादी की वर्णमाला, शिक्षा की सौम्य क्रांति। सदियों तक एजुकेशन एक ऐसी रोशनी थी जिसे ज्यादातर लड़कियों से दूर रखा गया। सोसाइटी मानता था कि औरत की जगह घर में है, उसके लिए पढ़ना लिखना सीखना जरूरी नहीं समझा जाता था। कई फैमिलीज को डर था कि पढ़ी लिखी लड़की की शादी मुश्किल से होगी या वो ट्रेडिशंस पर सवाल उठाएगी, अथॉरिटी को चैलेंज देगी। स्कूलों के दरवाजे उनके लिए लंबे समय तक बंद रहे। उनके माइंड्स पोटेंशियल से भरे हुए खाली खेतों की तरह छोड़ दिए गए। ज्ञान से ये इनकार सबके लिए एक बड़ा लॉस था। इंडिया के फ्री होने के बाद गवर्नमेंट ने एजुकेशन को बढ़ावा देना शुरू किया। स्कीम्स लॉन्च की गईं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, सबके लिए शिक्षा। स्पेशल फोकस लड़कियों को स्कूल्स में लाने पर दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव द डॉटर, एजुकेट द डॉटर। इस कैंपेन ने लड़कियों की वैल्यू के बारे में माइंडसेट्स बिठेलने की कोशिश की। धीरे धीरे स्कूल्स में लड़कियों का एनरोलमेंट बढ़ने लगा। ज्यादा लड़कियों ने अल्फाबेट सीखने, स्टोरीज पढ़ने, गिनती करने शुरू किया। ये एक खामोश लेकिन पावरफुल रेवोल्यूशन की शुरुआत थी। एजुकेशन एक की तरह है जो औरतों के लिए कई दरवाजे खोलती है। ये उन्हें एम्पावर करती है, कॉन्फिडेंस देती है, खुद के लिए सोचने में उम्मीद करती है। एजुकेटेड औरतें अक्सर अपनी हेल्थ के बारे में बेहतर डिसीजंस लेती हैं। उनके बच्चे ज्यादातर हेल्थियर होते हैं और उनके भी एजुकेटेड होने की संभावना ज्यादा होती है। एजुकेशन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, जॉब, इनकम ला सकती है। इससे मर्दियों पर उनकी डिपेंडेंस कम होती है, उन्हें ज्यादा कंट्रोल मिलता है। सबसे जरूरी बात, एजुकेशन औरतों को उनके राइट्स समझने में एम्पैथी करती है। वे सीखती हैं कि वे इक्वल सिटीजन्स हैं, डिग्निटी की हकदार हैं। लेकिन लड़कियों के लिए एजुकेशन का रास्ता अब भी हर्डल्स से भरा है। कई लड़कियां स्कूल पूरा करने से पहले ही ड्रॉप आउट कर देती हैं। पॉवर्टी फैमिलीज को मुश्किल चॉइसेस लेने पर मजबूर करती है। कभी कभी लड़कियों को घर के कामों या सिबलिंग्स की अहमियत के लिए घर पर रहना पड़ता है। सेफ्टी एक बड़ी कंसर्न है। स्कूल का रास्ता अनसेफ हो सकता है। स्कूल्स में प्रॉपर टॉयलेट्स की कमी एक और प्रॉब्लम है। और अर्ली मैरिज का सोसाइटल प्रेशर अक्सर एजुकेशन को बीच में ही रोक देता है। एजुकेशन की रोशनी हर एक लड़की तक पहुंचनी चाहिए। सेक्शन 7 पर्थी का अक्स मीडिया की कही कहानियां। मीडिया, न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, फिल्म्स, द इंटरनेट पावरफुल है। ये थ्योरियां को देखने का हमारा नजरिया हमारी सोच को शक्ल दे सकता है। इसने औरतों के इश्यूज को हाईलाइट करने में पॉजिटिव रोल निभाया है। इनजस्टिस की, वायलेंस की कहानियां सामने लाई गई हैं। इससे अवेयरनेस पैदा करने, कॉन्वर्सेशन शुरू करने में एम्पैथी मिली है। मीडिया ने औरतों की अचीवमेंट्स को भी शोकेस किया है। इसने एक्टिविस्ट्स और रिफॉर्मर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया है। ये चेंज के लिए एक मजबूत आवाज,
सोसाइटी के लिए एक आईना हो सकता है। हाउएवर, मीडिया अक्सर औरतों की एक बिगड़ी हुई पिक्चर दिखाता है। कई टेलीविजन सीरियल्स में औरतों को बहुत पुराने रोल्स में दिखाया जाता है। वे या तो स्कीमिंग विलेन्स होती हैं या सफरिंग सेंट्स, हमेशा घर में। उनकी जिंदगी हस्बैंड्स, सन्स और फैमिली ड्रामा के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म्स में औरतें अक्सर सिर्फ प्रिटी ऑब्जेक्ट्स होती हैं हीरो के लिए। एडवर्टाइजमेंट्स औरतों के बॉडीज का इस्तेमाल सोप से लेकर कार्स तक सब कुछ बेचने के लिए करते हैं। ये कांस्टेंट ऑब्जेक्टिफिकेशन हार्मफुल है। ये औरतों को छोटा दिखाता है। ये उन स्टीरियोटाइप्स को मजबूत करता है जिन्हें औरतें तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। फिर आया सोशल मीडिया, एक नए तरह का पब्लिक स्क्वायर। इसने कई औरतों को फ्रीली एक्सप्रेस करने की स्पेस दी है। #MeToo जैसे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स को ऑनलाइन एक मजबूत आवाज मिली। औरतों ने हैरासमेंट की अपनी स्टोरीज शेयर की, सॉलिडेरिटी पाई। वे सेक्सिज्म को चैलेंज कर सकती थीं, अब्यूजर्स को कॉल आउट कर सकती थीं, जस्टिस डिमांड कर सकती थीं। लेकिन ये स्पेस खतरों से भी भरी है। एक डार्क एली की तरह ऑनलाइन हैरासमेंट, ट्रोलिंग और औरतों के खिलाफ थ्रेट्स कॉमन हैं। उनकी आवाजों को अक्सर विशस अटैक से साइलेंस्ड कर दिया जाता है। तो मीडिया औरतों के लिए दियोधारी तलवार की तरह है। ये एम्पावर कर सकता है, लेकिन पुराने आइडियाज में कैद भी कर सकता है। मीडिया को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की बहुत जरूरत है। इसे औरतों को उनकी पूरी डाइवर्सिटी में पोर्ट्रे करने की कोशिश करनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग्स के तौर पर, सिर्फ स्टेरियोटाइप्स के तौर पर नहीं। इसे हार्मफुल नॉर्म्स को चैलेंज करना चाहिए, उन्हें रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए। इसे ऐसी स्टोरीज सुनानी चाहिए जो इंस्पायर करें, जो एजुकेट करें, जो हील करें। एक मीडिया जो सच में औरतों की लाइव्स को रिफ्लेक्ट करे, एक बेटर वर्ल्ड बनाने में मेठीद कर सकता है। सेक्शन 8, कल की ओर देखते हुए हमेशा रहने वाली उम्मीद के बीच। तमाम स्ट्रगल्स के बावजूद हवा में एक होप का एहसास है। आज पहले से कहीं ज्यादा औरतें अपने राइट्स के बारे में अवेयर हैं। वे अपनी प्रोटेक्शन के लिए बने लॉज के बारे में सीख रही हैं। वे इनजस्टिस के खिलाफ स्पीक अप करने की करेज जुटा रही हैं। ये बढ़ती हुई अवेयरनेस धीरे धीरे उठती टाइड की तरह है। इसे आसानी से पीछे नहीं धकेला जा सकता। इसका अपना मोमेंटम है। औरतें अपनी स्पेस, अपनी डिग्निटी, अपना फ्यूचर क्लेम कर रही हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस चेंज का सबसे पावरफुल टूल है। यंगर जनरेशन, जो बॉयज और गर्ल्स अब बड़े हो रहे हैं, उनमें से कई जेंडर को लेकर ज्यादा प्रोग्रेसिव व्यूज रखते हैं। वे औरतों को इक्वल्स, पार्टनर्स, फ्रेंड्स के रूप में देखते हैं। वे पास्ट की रिजिड रोल्स से कम बंधे हुए हैं। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वर्क प्लेसेस में वे डिफरेंटली इंटरैक्ट करते हैं। एटीट्यूड में ये चेंज, धीमा ही सही, बहुत सिग्निफिकेंट है। इक्वालिटी का फ्यूचर उन्हीं के हैंड्स में है। उनके एक्शंस टुडे कल के इंडिया को शेप देंगे। हम देखते हैं कि ज्यादा औरतें हर फील्ड में बैरियर्स को ब्रेक कर रही हैं। वे पायलट्स, साइंटिस्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट्स, लीडर्स हैं। हर औरत जो सक्सीड करती है, दूसरों के फॉलो करने के लिए एक पाथ बनाती है। उसकी स्टोरी एक इंस्पिरेशन, पॉसिबिलिटी की एक बीकन बन जाती है। ग्लास सीलिंग्स हालांकि अभी भी हैं, उनमें क्रैक्स देख रहे हैं। पब्लिक और इकोनॉमिक लाइफ में औरतों की ये इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन, इससे सिर्फ औरतों को ही नहीं बल्कि एंटायर सोसाइटी को बेनिफिट होता है। एक नेशन सचमुच प्रोग्रेस नहीं कर सकता अगर उसकी हाफ पॉपुलेशन पीछे छूट जाए। एक साथ काम करने वाली औरतों की पावर इमेंस है। विमेन्स ग्रुप्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और एक्टिविस्ट्स, वे ग्रासरूट्स लेवल पर टायरलेसली काम करना कंटिन्यू रखते हैं। वे शेल्टर्स चलाते हैं, लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स कंडक्ट करते हैं। वे पॉलिसी चेंजेस के लिए, लॉज के बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए फाइट करते हैं। उनका परसिस्टेंस, उनका डेडिकेशन अक्सर डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में। ये कलेक्टिव एक्शन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक वाइटल फोर्स है। होप के ये सीड्स केयरफुली प्लांटेड और नर्चर्ड जरूर ग्रो करेंगे। सेक्शन 9, अधूरा सफर, बराबरी के रास्ते पर साए। इंडिया में सच्ची जेंडर इक्वालिटी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। सबसे बड़ा माउंटेन जिस पर चढ़ना है वो है पेट्रियार्कल माइंडसेट। ये सोचने का एक पुराना तरीका है जो कल्चर में गहराई तक बसा हुआ है। ये मानता है कि मेन सुपीरियर हैं और विमेन सबऑर्डिनेट। इन डीप सीटेड एटीट्यूड्स को बिठेलना एक स्लो, पेनफुल प्रोसेस है। इसके लिए कांस्टेंट एफर्ट, एजुकेशन और डायलॉग की जरूरत है। इसका मतलब है
हमारे होम्स, स्कूल्स और वर्क प्लेसेस में बायसेस को चैलेंज करना। ये इंटरनल चेंज सबसे हार्डेस्ट लेकिन मोस्ट क्रूशल बैटल है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कई लोगों के लिए एक हॉरिफाइंग रियलिटी बनी हुई है। डोमेस्टिक वायलेंस बंद दरवाजों के पीछे होती है, अक्सर साइलेंस में। सेक्सुअल असॉल्ट, रेप और हैरासमेंट पब्लिक स्पेसेस में डर पैदा करते हैं। वायलेंस का डर औरतों की फ्रीडम, उनकी मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है। ये उनके वर्क करने, स्टडी करने, फुली लिव करने की एबिलिटी पर अफेक्ट डालता है। हर वुमन और गर्ल की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करना, ये गवर्नमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। सर्वाइवर्स के लिए जस्टिस स्विफ्ट और सर्टन होना चाहिए। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी औरतों को सिग्निफिकेंटली पीछे रखती है। कई औरतें अब भी सेम वर्क के लिए मेन से कम अर्न करती हैं। प्रॉपर्टी, लैंड, लोन्स तक उनकी लिमिटेड एक्सेस है। ये फाइनेंशियल डिपेंडेंस उन्हें एक्सप्लॉयटेशन के लिए वल्नरेबल बनाती है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट औरतों को अपनी चॉइसेस खुद लेने के लिए एसेंशियल है। जब एक वुमन की अपनी इनकम होती है, अपने रिसोर्सेज होते हैं, उसे अपने फैमिली और कम्युनिटी में ज्यादा रिस्पेक्ट ज्यादा से मिलता है। एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्राइज में इक्वल अपॉर्चुनिटीज वाइटल हैं। लॉज तो हैं, कई गुड लॉज हैं, लेकिन उनका एनफोर्समेंट वीक है। लॉ क्या कहता है और रियल लाइफ में ग्राउंड पर एक्चुअली क्या होता है, इसमें अक्सर एक वाइड गैप होता है। पुलिस स्टेशंस इनसेंसिटिव हो सकते हैं, कोर्ट्स स्लो हो सकते हैं। करप्शन और पॉलिटिकल विल की कमी प्रोग्रेस में रुकावट डालती है। सिस्टम को औरतों की नीड्स के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिव होने की जरूरत है। पाथ लंबा है और अभी कई शैडोज को क्रॉस करना बाकी है, लेकिन जर्नी कंटिन्यू है, करेज के साथ, होप के साथ, एक जस्ट फ्यूचर के लिए।